नमस्कार साथियों, राम राम। मैं बसंत चारण थोर परिवार के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई लोगों, आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा राणा कुंभा। मेवाड़ के इतिहास के अंदर सबसे बड़े योद्धाओं का महायोद्धा, वो बंदा जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था, वो महायोद्धा जिस बंदे ने अपने युद्धों के साथ साथ के अंदर इस राजपुतानी की आन बान शान के साथ साथ इसने स्थापत्य कला के अंदर भी विशेष योगदान दिया था और इसी वजह से इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। भाई लोगों, राणा कुंभा का जो इतिहास है वो इस राजपुतानी के इतिहास के अंदर एक अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ इतिहास है। तो आज अपन अध्ययन करते हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक था। मेरे साथियों, अपन जब राणा कुंभा को पढ़ें, राणा कुंभा को पढ़ने से पहले जरूरी है थोड़ा सा राणा कुंभा के पिताजी का इतिहास जानना। तो राणा कुंभा के पिताजी, जिनका नाम था राणा मोकल, राणा मोकल का समयकाल है 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक। साथियों, राणा मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा। माता का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह कुछ घटनाक्रम के बाद में एक शर्त के ऊपर इनका दोनों का विवाह हुआ था। आप कह सकते हो कि सशर्त विवाह हुआ था इनका। मेवाड़ और मारवाड़ की एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें लंबी कहानी है, जिसमें आपको कभी विस्तृत रूप से मैं पढ़ाऊंगा। तो राणा लाखा और हंसाबाई का जो विवाह हुआ था, इनके बीच में जो शर्त थी वो शर्त ये थी कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। भाई लोगों, जब राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हुआ था, उस समय इस राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। देखो, राजकुमार है इसलिए कुंवर लगेगा, कुंवर चूड़ा। तो जैसे ही ये शर्त होती है कि राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, इस शर्त के ऊपर इनका जब विवाह होता है, उस समय काल में कहते हैं कि इस कुंवर चूड़ा के द्वारा शपथ ली गई थी और वो शपथ ये थी कि मैं कुंवर चूड़ा शपथ लेता हूं कि आजीवन अविवाहित रहूंगा और साथ ही साथ कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस प्रकार की शपथ लेने वाला इस इतिहास के अंदर, इस हिंदुस्तान के या भारत के इतिहास के अंदर, महाभारत युग के अंदर भी एक बंदा हुआ था जिस बंदे का नाम था भीष्म पितामह। और उसी भीष्म पितामह की तरह शपथ लेने वाला ये मेवाड़ का यशस्वी राजकुमार जिसका नाम है कुंवर चूड़ा। इस वजह से मेरे भाई लोगों, इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा। इस प्रकार से जो राणा मोकल है, इस राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम था मोकल। और ये जो मोकल है, ये मोकल आखिर शर्त के अनुसार बनता है अगला शासक। राणा लाखा की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो शासक होगा राणा मोकल। तो भाई लोगों, देखते हैं राणा मोकल।
राणा मोकल। राणा मोकल जब राजगद्दी के ऊपर बैठा था, (1421) में, उस समय काल में कहते हैं भाई लोगों ये अवयस्क था, यानी कि उम्र में छोटा था, और इसी वजह से इस राणा मोकल की मां हंसाबाई के द्वारा, मां हंसाबाई ने अपने भाई जो कि मारवाड़ के थे शासक, मारवाड़ के शासक राव रणमल को बनाया था इनका संरक्षक। राव रणमल को संरक्षक बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई लोगों। राणा मोकल की मां हंसाबाई ने अपने भाई राव रणमल को राणा मोकल का बनाया संरक्षक, यानी कि रणमल इस मोकल के रिश्ते में क्या लगा, मामा, तो मामा जी को बनाया जाता है संरक्षक। भाई लोगों राणा लाखा के समय काल की बात है, जब राणा लाखा शासक था, उस समय काल के अंदर कहते हैं कि जो हंसाबाई थी, यह हंसाबाई अपने पुत्र राणा मोकल को लेकर के बड़ी चिंतित थी। उसको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राणा लाखा का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है कुंवर चूड़ा, वो चूड़ा जो सौगंध तो खा चुका है, जो शपथ तो ले चुका है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपनी शपथ को भूल करके और राजगद्दी के ऊपर बैठने के वास्ते वो मेरे पुत्र का कहीं पर वध ना कर दे, मेरे बेटे की कहीं पर मृत्यु नहीं हो जाए। इसीलिए वो अपने इस मोकल की सुरक्षा के वास्ते हमेशा चिंतित रहा करती थी। अगर मैं यह कहूं कि वो हर समय काल में कुंवर चूड़ा के ऊपर शक किया करती थी। आखिरकार कहते हैं कि कुंवर चूड़ा तो वो राजपुताने की वो शख्सियत था जिस बंदे ने 1 सेकंड के अंदर, उस बंदे ने 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा राष्ट्र जो ठुकरा दिया था, वो आखिर इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वाला नहीं था, लेकिन इस प्रकार का अपमान का ये घूंट भी पीने वाला नहीं था। इसी वजह से मेरे साथियों वो बंदा इस प्रकार की जो ये घटना घटित हो रही थी, जो शक किया जा रहा था उसके ऊपर, उस वजह से वो राणा लाखा के समय काल के अंदर इस मेवाड़ को छोड़ करके और वहां से चला जाता है मांडू। याद रख लेना, कुंवर चूड़ा मेवाड़ को छोड़ करके चला जाता है मांडू, और शासनकाल है राणा लाखा का। अब लाखा के बाद के अंदर जब ये शासक बन जाता है मोकल, और मोकल का जब संरक्षक बन गया था राव रणमल, अब देखिएगा राव रणमल को यहां पर मेवाड़ के अंदर कोई दूसरा ना कुंवर चूड़ा रहा ना यहां पर राणा लाखा रहा। अब उसका पूर्ण रूप से इस पूरे के पूरे साम्राज्य के ऊपर जब संरक्षक के रूप के अंदर उसका पूरा धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू हो गया। अब उसको मौका मिल गया कि नाम तो चल रहा है अपने भांजे का, यानी कि राणा मोकल का, लेकिन वास्तव में राज कौन कर रहा है, राव रणमल। और ये राव रणमल धीरे धीरे मेवाड़ के दरबार में, देखो राव रणमल मारवाड़ का शासक है, और मारवाड़ के अंदर आपको पता है कि राठौड़ वंश, मेवाड़ के दरबार में राठौड़ों को बिठाना शुरू कर दिया। मेवाड़ के दरबार में ऊंचे पदों के ऊपर बिठा दिया गया राठौड़ों को। मेवाड़ का दरबार और उसके ऊंचे पदों पर कौन बैठे हैं, राठौड़। अब इस प्रकार से इस राव रणमल ने धीरे धीरे मेवाड़ के दरबार में अपना प्रभाव जमा लिया, क्योंकि इसे संरक्षक बनाने वाली थी हंसाबाई कुछ कहती नहीं थी। और राणा मोकल जो था, आप कह सकते हो कि एक पहले अवयस्क भी था, लेकिन जब बड़ा भी हो गया था उसके बावजूद भी ये इतना परिपक्व नहीं था, या कह सकते हो कि इतना दूरदर्शी शासक नहीं था, एक कमजोर कड़ी के रूप में आप इसे मान सकते हो। अब भाई लोगों ये सब घटनाक्रम जिस समय घटित हो रहा था, उस समय काल के अंदर राणा मोकल के द्वारा एक छोटा सा कार्य किया गया था। ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया।
एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, राणा मोकल शासक बना 1421 के अंदर। अवयस्क होने की वजह से मां हंसाबाई ने अपने भाई राव रणमल को इसका बना दिया संरक्षक, और संरक्षक बनने के बाद में उसका उठाया गलत फायदा, और गलत फायदा उठा करके उसने मेवाड़ के दरबार के अंदर ऊंचे पदों के ऊपर राठौड़ों को बिठा करके और अपना प्रभाव जमा लिया। इस प्रकार से मेरे साथियों कहते हैं कि इसका प्रभाव जब बहुत ज्यादा जम चुका था, उसी समय काल के अंदर इसके द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया था। समधीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जो कि कराया गया था चित्तौड़गढ़ के ऊपर। समधीश्वर महादेव मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये जो समधीश्वर महादेव मंदिर है, इसका जो प्रारंभिक जो निर्माता था वो निर्माता था परमार राजा भोज। परमार राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर का जो प्राचीन नाम था वो नाम था त्रिभुवन मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई लोगों, समधीश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन नाम त्रिभुवन मंदिर, और इसका जीर्णोद्धार करवाया था राणा मोकल ने, और इसी वजह से इसे कहा जाता है मोकल जी का मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, मोकल जी का मंदिर किसको कहा जाता है? समधीश्वर महादेव मंदिर। समधीश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? त्रिभुवन मंदिर। इसका वास्तविक निर्माता कौन है? परमार राजा भोज। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राणा मोकल ने। इस प्रकार से ये राणा मोकल के जीवन काल की एक आप उपलब्धि मान सकते हैं। इसके बाद में भाई लोगों कहते हैं कि जैसे कि आपको पता है एक कमजोर कड़ी के रूप के अंदर राणा मोकल था और उधर राव रणमल का दरबार के अंदर प्रभाव जमा हुआ था। उसी कंडीशन के अंदर एक बार जिंदवाड़ा अभियान के ऊपर, जिंदवाड़ा जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, जिंदवाड़ा अभियान के ऊपर जाता है राणा मोकल। अपने सहयोगियों को, अपने विश्वास पात्र बंधुओं को लेकर के उस अभियान पर जाता है। उस समय काल के अंदर साथियों इस मेवाड़ के जो प्रारंभिक शासक थे, उन प्रारंभिक शासकों के अंदर एक शासक था जिसका नाम था राणा छत्र सिंह। उसका वास्तविक नाम तो था राणा छत्र सिंह, लेकिन इतिहास में उसे राणा खेता कहा जाता है। तो राणा खेता की एक पासवान थी, एक दासी थी, और दासी के दो पुत्र थे। दासी पुत्र कह सकते हो, पासवान पुत्र कह सकते हो, औरस पुत्र कह सकते हो। उनके नाम थे चाचा और मेरा। वो चाचा और मेरा जो मेवाड़ के प्रारंभिक शासक राणा खेता की अवैध संतान थी, या कहो कि दासी पुत्र थे, वो दोनों चाचा और मेरा अब बड़े हो गए थे और ये इसके सहयोगी के रूप के अंदर बने हुए थे। वो राणा मोकल के साथ में जाते हैं जिंदवाड़ा अभियान पर, और वहां पर जो सबसे बड़े विश्वास पात्र के रूप में साथ में गए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा वहां जाकर के उनके साथ किया जाता है विश्वासघात। और आखिरकार कहते हैं कि राणा मोकल जब जिंदवाड़ा अभियान पर था, तब इस राणा मोकल की विश्वासघात करके इसकी कर दी जाती है हत्या। और हत्या करने वाले दो जो दासी पुत्र जिनके नाम है चाचा मेरा, और इन दोनों का एक सहयोगी भी था, जिसका नाम था महपा पंवार। महपा पंवार। राणा मोकल की हत्या होती है 1421 ईस्वी के अंदर।
और वो भी होती है अपनों के द्वारा, एक विश्वासघात की वजह से। भाई लोगों, एक कवि ने बड़ा खूब लिखा है कि जिसके ऊपर किया था सबसे बड़ा विश्वास, उन्हीं लोगों ने किया विश्वासघात। और क्यों नहीं होता विश्वासघात? क्योंकि जहां पर होता है अति विश्वास, वहीं पर होता है विश्वासघात, क्योंकि नाम ही है विश्वास। विश्वास विष का वास। आखिरकार कहते हैं मेरे भाई लोगों, इस विश्वासघात की वजह से आखिर राणा मोकल की हो जाती है 1421 में मृत्यु। और उस समय काल के अंदर इस राणा मोकल का जो पुत्र है, पुत्र जिसका नाम था कुंभा, और ये राणा कुंभा आखिरकार अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु होने के बाद में बनता है शासक। 1421 सॉरी, यहां पर आप 33 पढ़ें। 1433 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा बनेगा अगला शासक। तो इस प्रकार से भाई लोगों, अब तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उस बात में आपको ये चीज समझ में आ गई कि राणा कुंभा, वो राणा कुंभा जिसके पिता का नाम राणा मोकल, वो राणा मोकल जो अवयस्क होने की वजह से दरबार के अंदर राव रणमल को संरक्षक बनाया जाना, राव रणमल दरबार के अंदर अपना प्रभाव जमाना। और उसी समय काल के अंदर जब राव रणमल पूरे दरबार में छाया हुआ था, दरबार में राठौड़ों को बिठा रखा था, उसी समय उसके साथ होता है एक बहुत बड़ा विश्वासघात। और विश्वासघात करने वाले जो बंदे, उनके नाम चाचा मेरा और एक सहयोगी मेपा पंवार। ये जो चाचा और मेरा है, इनको आप याद और रखने के वास्ते मैं आपको बता देता हूं। राणा खेता, राणा खेता के दासी के पुत्र थे ये, दासी पुत्र जिन्होंने किया विश्वासघात। और विश्वासघात करके जिंदवाड़ा, ये याद रखना, जिंदवाड़ा का अभियान, जिंदवाड़ा के अभियान के अंदर आखिरकार राणा कुंभा के पिता राणा मोकल की होती है हत्या। और इसके बाद में अगला शासक बनेगा राणा कुंभा। भाई लोगों, अब अपने चैप्टर की शुरुआत होती है जो आज आपका मुख्य टॉपिक है, जिसका नाम है राणा कुंभा। इसको थोड़ा सा पीछे इसके पिताजी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप राणा कुंभा का इतिहास पढ़ोगे, उस राणा कुंभा के इतिहास के अंदर आपको ये पीछे वाली जो घटनाएं हैं, उन हर घटना से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 1433 से 1468 राणा कुंभा। अब आप बता सकते हैं कि राणा कुंभा के पिता का नाम राणा मोकल, इसकी माता का नाम था सौभाग्य देवी, माता का नाम सौभाग्य देवी। इस कुंभा को गुरु की तरह इस हीरे की तरह तराशने वाला जो गुरु था, उस गुरु का नाम है हीरानंद। राणा कुंभा को हीरे की तरह तराशने वाला गुरु हीरानंद। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों, राणा कुंभा जैसे ही राजगद्दी के ऊपर बैठता है, उस समय काल के अंदर मारवाड़ का जो शासक था, जो यहां पर आया हुआ था अपने भांजे राणा मोकल का संरक्षक बने हुए, वो भी अभी कहां पर बैठा है? मेवाड़ में, अपने भांजे के बेटे के राज के अंदर। और इस प्रकार से राणा कुंभा राजगद्दी पर तो बैठ जाता है, लेकिन ये राजगद्दी चुनौतियों भरी थी, ये कांटों का ताज है, इतना आसान नहीं था शासन करना। और इसकी प्रमुख चुनौतियां जो थी, राजगद्दी के ऊपर बैठते राणा कुंभा की जीवन में सबसे बड़ी जो प्रथम चुनौती थी, वो चुनौती ये थी कि सबसे पहले उसे अपने पिता के उन हत्यारों से बदला लेना था। चाहे उस समय हो, चाहे आज का युग हो, अगर एक जवान बेटा और जवान बेटे के उसके सामने, उसकी पीठ के पीछे अगर उसके पिता की हत्या कर दी जाए, तो उस बेटे का सबसे पहला जो चुनौती है, जो अपनी चुनौती मानता है या जिसको अपना फर्ज मानता है, वो है कि मेरे पिता के साथ जिन्होंने किया था विश्वासघात, उनको मिलनी चाहिए सजा। इसी वजह से मेरे भाई लोगों, पिता के हत्यारों से बदला लेना प्रथम चुनौती है। और दूसरी चुनौती जो थी, वह दूसरी चुनौती है भाई लोगों, ये राव रणमल जिसने राणा मोकल के राज में बहुत ज्यादा इसने गलत फायदे उठाए थे। ये राव रणमल जो अब राणा कुंभा का शासन आ गया है,
और इस वजह से ये रणमल के प्रभाव को करना चाहेगा समाप्त। राणा कुंभा के राजगद्दी के ऊपर बैठती दो प्रमुख चुनौतियां, पिता के हथियारों से बदला लेना और रणमल के प्रभाव को समाप्त करना। भाई लोगों, चुनौतियों की शुरुआत करें उससे पहले राणा कुंभा के जीवन काल की कुछ उपलब्धियां, या आप कह सकते हो कि इसे बहुत सारी उपाधियां मिली थी, उन उपाधियों के बारे में बातचीत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजपुताने के इतिहास में सबसे ज्यादा उपाधियां धारण करने वाला अगर कोई शासक था तो वो शासक है राणा कुंभा। इस राणा कुंभा को 108 उपाधियां प्राप्त होती है। इसने 108 उपाधियां धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, राणा कुंभा के जीवन में 108 उपाधियां इसके द्वारा धारण की जाती है। प्रमुख उपाधियों के बारे में देखो बातचीत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी उपाधियों के बारे में बताना चाहूंगा। राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, परम गुरु, महागुरु, गणपति, अश्वपति, नरपति, राणे राय, राणो रासो, महाराजा धीराज, ये सब की सब उसके जीवन की प्रमुख चुनौतियां हैं। बाकी तो चुनौतियां हैं 108 चुनौतियां। देखिएगा, अभिनव भट्टाचार्य, इसको थोड़ा सा यहां से लेना चाहूंगा। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, गणपति, अश्वपति, नरपति, राणे राय, राणो रासो, महाराजा धीराज, तोडरमल, प्रजापालक। तो भाई लोगों, इस प्रकार से ये राणा कुंभा की प्रमुख उपाधि है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य ऐसे संगीत का ज्ञान होने की वजह से कहा जाता है, संगीत के एक बहुत अच्छे एक अनुभवी और विद्वान थे, इसी वजह से अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की उपाधि इसलिए मिली थी कि मुस्लिम शासकों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था, उस प्रकार से इसको कहा गया हिंदू सुल्तान। बहुत सी बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई। 108 में से मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा
कौन सी उपाधि दी गई, तो उसको आपको याद रखना है, हिंदू सुल्तान। वैसे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो, थोड़ा सा पकड़ भी सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से। देखो एक तरफ नाम है हिंदू, हिंदी शब्द, दूसरा सुल्तान यानी कि मुस्लिम शब्द। तो इस प्रकार से हिंदू सुल्तान की उपाधि देने वाले मुस्लिम इतिहासकार थे। फिर है दान गुरु, अपने दानशीलता की वजह से, दानवीरता की वजह से दान गुरु। हाल गुरु, ये जो गिरि दुर्ग है उन गिरि दुर्गों का विजेता था, या कह सकते हो कि गिरि दुर्गों का स्वामी था, इसी वजह से इसे हाल गुरु कहा जाता है। छाप गुरु, छापा मार युद्ध पद्धति के अंदर प्रखर होने की वजह से छाप गुरु कहा गया है। चाप गुरु, धनुर्विद्या के अंदर प्रखर होने की वजह से इसको चाप गुरु कहा गया है। छेल गुरु, पर्वतों का जो स्वामी, पर्वतों का जो राजा। परम गुरु, राजाओं का राजा। गणपति, जिसके पास बहुत ज्यादा हाथी थे, उस प्रकार से उन बहुत सारे हाथियों का स्वामी। अश्वपति, बहुत सारे हाथियों का राजा। नरपति, राजाओं का राजा। राणे राय, अपने आप के अंदर एक वीर योद्धा गुणों से भरपूर। रासो, वेरी इंपॉर्टेंट, राणो रासो। रासो एक साहित्य का एक विधि है, एक शैली है रासो, जिसके अंदर वीर रस इसमें लिखा जाता है, जैसे कि आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, हमीर रसो, इस प्रकार से। तो ये रासो एक साहित्य का एक बहुत ज्यादा ज्ञान होने की वजह से इसको राणो रासो की उपाधि मिली थी। साहित्य कला के अंदर निपुण होने की वजह से इसको राणो रासो कहा जाता है। महाराजाधिराज, राजाओं का राजा। टोडरमल, इसको संगीत की तीनों विधाओं के अंदर एक अच्छा प्रखर विद्वान होने की वजह से, संगीत की तीनों कलाओं में निपुण होने की वजह से टोडरमल की इसको उपाधि दी गई है। यह टोडरमल नहीं है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, याद रखना, वो टोडरमल है और ये टोडरमल है। प्रजा पालक, प्रजा के वास्ते एक पालनहारा, इस प्रकार से इसको बहुत सारी उपाधियों से सुशोभित किया गया था मेरे साथियों। ये वो महायोद्धा है जिस बंदे के द्वारा 108 उपाधियां धारण की गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा राणा कुंभा। अब राणा कुंभा राजगद्दी के ऊपर जैसे ही बैठता है, उस समय इसे पता चलता है या समाचार मिलते हैं कि चाचा मेरा वे महपा पंवार, ये तीनों के तीनों राणा मोकल की हत्या करके, या कहो कि कुंभा के पिता की हत्या करके, और ये तीनों कोटड़ा की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। कोटड़ा की पहाड़ियों में भाग गए। कोटड़ा की पहाड़ियां आप सब लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। कोटड़ा की पहाड़ियां हैं मेरे भाई लोगों उदयपुर के अंदर। कोटड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। इस बात का पता चलता है राणा लाखा को, सॉरी राणा कुंभा को। राणा कुंभा को पता चला कि मेरे पिता के हत्यारे कोटड़ा की पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। इसीलिए राणा कुंभा इनकी हत्या करने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए भेजते हैं रणमल वे अपने चाचा राघवदेव सिसोदिया को। राघवदेव सिसोदिया, मेरे भाई लोगों राघवदेव सिसोदिया राणा कुंभा के रिश्ते में लगता है चाचा, और जो रणमल है वो रणमल इसके रिश्ते में लगता है दादाजी, कह सकते हो आप, पिताजी के मामा जी। पिताजी राणा मोकल और मोकल का जगह मामा जी, हाँ, तो रिश्ता का माने दादाजी लग गया। तो रणमल तो थे दादाजी, उधर राघवदेव सिसोदिया था चाचा। इस प्रकार से रणमल और राघवदेव सिसोदिया को दोनों को भेजा जाता है कोटड़ा की पहाड़ियों में। ये दोनों जाते हैं कोटड़ा की पहाड़ियों में, और कोटड़ा की पहाड़ियों में वहां जाने के बाद में यहां पर चाचा और मेरा दोनों यहां पर रणमल और राघवदेव सिसोदिया के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन यहां पर बचकर के फरार होने में सफल हो जाता है महपा पंवार, और ये यहां से फरार होकर के और सीधा पहुंच जाता है मालवा मध्य प्रदेश। और ये वो मालवा है
जो मेवाड़ का परम दुश्मन था, और यहां का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा यहां पर दी जाती है मेपा पंवार को शरण। इस प्रकार से मेरे भाई लोगों ये पूरा का पूरा घटनाक्रम घटित होता है। एक बार संक्षिप्त में से देखिएगा, राणा कुंभा को समाचार मिलते हैं कि चाचा मेरा और मेपा पंवार तीनों छुपे हुए कहां पर है, कोटड़ा की पहाड़ियों में। कोटड़ा की पहाड़ियां कहां पर है, उदयपुर के अंदर। चाचा मेरा और मेपा पंवार का दमन करने के वास्ते राणा कुंभा ने जिन बंधुओं को भेजा था उनके नाम है रणमल और राघवदेव सिसोदिया। रणमल व राघवदेव सिसोदिया दोनों जाते हैं कोटड़ा की पहाड़ियों में और वहां जाकर के चाचा और मेरा का कर देते हैं वध। इस प्रकार से चाचा और मेरा मारे जाते हैं, लेकिन बचकर के फरार होने में सफल कौन हो गया, मेपा पंवार। और मेपा पंवार पहुंच गया मालवा, और मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम, जो कि मेवाड़ का है परम दुश्मन। अब इस बात का जैसे पता चला राणा कुंभा को, तब राणा कुंभा ने एक संदेश भेजा महमूद खिलजी प्रथम के पास और उसे विनती की, देख मेरे भाई बात ऐसी है कि मुझे तेरे से कोई इस प्रकार से अभी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी शुरुआत से चली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तेरे ऊपर कोई आक्रमण करूंगा, इस प्रकार से कुछ करूंगा। मेरी तेरे से एक छोटी सी विनती यह है कि मेरे पिता का अंतिम हत्यारा तेरे पास शरण लिए हुए है, उस मेपा पंवार को आप वापिस सौंप दो, ना मैं आपके ऊपर आक्रमण करता हूं ना मेरे ऊपर आप आक्रमण करो। इस प्रकार से राजी खुशी अपन दोनों इस मामले को सलटा लेते हैं। अब यह समाधान करने के वास्ते यह संदेश भेजा था, लेकिन महमूद खिलजी प्रथम इस मेपा पंवार को सौंपने से मना कर देता है। और जब राणा कुंभा के पिता के अंतिम हत्यारे मेपा पंवार को सौंपने से मना कर दिया महमूद खिलजी प्रथम ने, तब राणा कुंभा अपने पिता के अंतिम हत्यारे से बदला लेने और महमूद खिलजी प्रथम को भी इस बात का वापस जवाब देने के वास्ते करेगा अगला आक्रमण। और यह जो अगला आक्रमण होगा मेरे साथियों, यह आक्रमण होगा 1437 के अंदर, जिस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का जो युद्ध होता है, यह सारंगपुर जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बात करते हैं सारंगपुर युद्ध। भाई लोगों, राणा कुंभा जैसे राजगद्दी के ऊपर बैठा था, उस समय उसे एक चीज का पता था कि मैं अपने जीवन में जितनी बड़ी चुनौती हैं उन सभी चुनौतियों का सामना अकेला नहीं कर पाऊंगा, और इसके वास्ते मुझे एक बहुत बड़े सहयोगी की आवश्यकता है। तब उसे वो मेवाड़ का महायोद्धा, वो मेवाड़ का भीष्म पितामह है, वो मेवाड़ का एक ऐसा सूरवीर योद्धा जिसने अपने पिता की एक बात के ऊपर पूरा का पूरा राज जिसने न्योछावर कर दिया था, जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। और वो कुंवर चूड़ा जो राणा लाखा के समय काल के अंदर मेवाड़ छोड़ करके चला गया था मालवा, जिसे मांडू भी कहा जाता है, जो मांडू था उस मांडू से उसे विशेष निवेदन करके और वहां उसे संदेश भेज करके बुलाया जाता है मेवाड़। इस प्रकार से राणा कुंभा राजगद्दी पर बैठते ही मेवाड़ के उस यशस्वी, उस महायोद्धा सेनापति कह सकते हो, उसे जिसे जो मान सम्मान सत्कार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, इस वजह से उसे बुलाते हैं मांडू से वापिस। और इस प्रकार से उधर से आता है कुंवर चूड़ा। अब राणा कुंभा का सबसे बड़ा जो सहयोगी बन जाता है वो बन गया है कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा भी उसके रिश्ते के अंदर आप कह सकते हो कि चाचा जी या ताऊ जी लगते हैं। और इस प्रकार से अब दो महाशक्ति एक साथ होकर के और अब इस मेवाड़ का उद्भव और मेवाड़ का ज्यादा से ज्यादा भला करने के वास्ते आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं अगले युद्ध की, जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर युद्ध 1437 में होता है। मेरे भाई लोगों को एक चीज याद रखना, कुंभा शासक कब बना था, 1433। तो 33 के बाद 37, यानी कि कितने साल हो गए, 4 साल। 4 साल के बाद में उसने अपने जीवन के अंदर इस मालवा से दुश्मनी, या कह सकते हो कि पिता के अंतिम हत्यारे से उसको मारने के वास्ते यह आक्रमण किया गया था। यानी कि शासक बनने के और सारंगपुर युद्ध के बीच में जो गैप है वो कितने साल का है, 4 साल का। तो 1437 के अंदर यह करेगा आक्रमण और सारंगपुर है मध्य प्रदेश के अंदर। एक तरफ मेवाड़ और मेवाड़ का शासक है राणा कुंभा, और दूसरी तरफ मेरे भाई लोगों मालवा जिसका शासक है महमूद खिलजी प्रथम।
इस महमूद खिलजी प्रथम के पास के अंदर यहां पर शरण लिया जो बंदा था उसका नाम है महपा पंवार। महपा पंवार। राणा कुंभा के साथ के अंदर होते हैं रणमल होता है, राघव देव सिसोदिया होता है। अभी कुंवर चोड़ा को संदेश दिया गया है, अभी कुंवर चोड़ा इस युद्ध के अंदर सम्मिलित नहीं होता है। आखिरकार कहते हैं साथियों राणा कुंभा, यह आक्रमण राणा कुंभा के द्वारा किया गया है। यह भी याद रखना आक्रमण किस तरफ से हो रहा है, और आक्रमण भी मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मालवा के ऊपर ही होगा। महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर इस प्रकार से कुंभा ने किया आक्रमण, और इस युद्ध के अंदर महपा पंवार मारा जाता है, और महमूद खिलजी प्रथम इस युद्ध के अंदर होते हैं बुरी तरह से पराजित होने के बाद में इसको बंदी बनाया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। बंदी बना करके चित्तौड़गढ़ लाए गए और इसे 6 माह के बाद छोड़ा। 6 महीने के बाद में इसे छोड़ा था। यह भी चीज आप याद रखना, इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो चीज मेरे भाई लोगों, सारंगपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश। 1437 मेवाड़ का शासक राणा कुंभा आक्रमण करेगा मालवा के ऊपर। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम इस युद्ध में होता है बुरी तरह से पराजित होने के बाद में बंदी बनाया गया। बंदी बना करके और उसको चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 6 महीने तक रखा गया। आखिरकार जब महमूद खिलजी को अपनी गलती का एहसास होता है और तब जब वो बोलता है कि हे राणा कुंभा, मैं थारी काली गाय हूं, राम दो अगर करें दोबारा धार का नहीं मेवाड़ का नहीं आंख भी उठाऊं तो एक बार मुझे छोड़ दे, जिंदगी में कभी भी तेरी खिलाफत नहीं करूंगा। इस प्रकार से जब वो वहां पर मनोनत करता है या कह सकते हो कि वहां पर नाग रगड़ता है, तब जाकर के उसे किया जाता है माफ। इस प्रकार से महमूद खिलजी प्रथम को 6 महीने के बाद में वहां से छोड़ा गया। महपा पंवार इस युद्ध में मारा गया था। और इस प्रकार से मेरे साथियों ये मेवाड़ के लिए, ये राणा कुंभा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि राणा कुंभा ने एक तरफ तो अपने दुश्मन को पराजित किया, परंपरागत कितने सालों से चला रहा जो स्थायी जो दुश्मन था उसको पराजित किया, मालवा के ऊपर अधिकार किया, और उसी के साथ में अपने पिता के अंतिम हत्यारे महपा पंवार को भी उसने मार डाला। इस प्रकार से उसके लिए बहुत बड़ी एक खुशी का दिन था। और इसी वजह से कहा जाता है कि राणा कुंभा ने इस सारंगपुर युद्ध विजय, जिसका दूसरा नाम आप मालवा विजय भी कह सकते हो, एग्जाम के अंदर दोनों चीजें पूछी जाती है, कंफ्यूज मत होना, चाहे मालवा विजय आ जाए चाहे सारंगपुर युद्ध विजय आ जाए, ये दोनों एक ही चीज है। 1437 इस प्रकार इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। मालवा विजय, चाहे मालवा विजय कह दो चाहे आप सारंगपुर विजय कह दो, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह विजय स्तंभ जो विजय का प्रतीक था, इस विजय स्तंभ के बारे में अपन जब राणा कुंभा की स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे उसमें अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। बस ये चीज याद रखना, मालवा विजय या सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य के अंदर राणा कुंभा के द्वारा जिस स्थापत्य कला का वहां पर निर्माण किया गया था उसका नाम है विजय स्तंभ। ठीक है साथियों, अब
आप लोगों के एक बात तो समझ में आ गई कि उसकी प्रथम चुनौती पूरी हो चुकी है। प्रथम चुनौती थी पिता के अंतिम हथियारों से बदला देना, और पिता के हथियारों से वो बदला ले चुका है। अब दूसरी चुनौती उसके सामने है, और दूसरी चुनौती ये थी कि रणमल के प्रभाव को करना है समाप्त। अभी भी वे दादाजी हाल भी आपकी दादागिरी भी मेवाड़ का दरबार में कर रहा है, और मेवाड़ के दरबार के माने ऊंचा पदों के ऊपर राठौड़ा ने बिठा मिले हैं। अभी अचानक ही कुंभा राजगद्दी पर बैठते, अगर राठौड़ों को वहां से हटा दे तो बगावत हो जाएगी और पूरी की पूरी बागडोर उसको संभालने में उसको दिक्कत आएगी। इसी वजह से वो मौके की तलाश में था, और आखिरकार कहते हैं मेरे साथियों ये मौका रणमल आखिर उसे दे ही देता है। देखिएगा किस प्रकार से मौका देता है। दूसरी प्रमुख जो चुनौती है वो है रणमल रणमल के प्रभाव को समाप्त करना। रणमल उस समय काल के अंदर देखता है कि राणा कुंभा के राजगद्दी पर बैठने पर, देखिएगा जैसे ही कुंभा राजगद्दी के ऊपर बैठता है, कुंभा ने अब कुंवर चूड़ा भी आ जाता है। कुंवर चूड़ा सबसे महत्वपूर्ण पद था, जिसको सबसे ज्यादा महत्व था। उसके बाद के अंदर उसके छोटे भाई, या कह सकते हो कि कुंभा का जो चाचा था राघव देव सिसोदिया, उसको महत्व था। और तीसरे नंबर पर चले जाते हैं रणमल जी। जिस रणमल का मेवाड़ के दरबार में सबसे ऊंचा पद होता था, जो करता धरता विघ्न हरता होता था, वो रणमल जी अब एकदम सबसे नीचे नीचे पायदान पर पहुंच जाते हैं। और ये बात रणमल को किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं थी। इस प्रकार से ये सोचता है कि कुंवर जो चूड़ा है, ये कुंवर चूड़ा की तो चूड़ी आप बाद में बड़ी कर, लेकिन पहले बीच में कौन आ रहा है? राघवदेव सिसोदिया। तो क्यों नहीं राघवदेव सिसोदिया को मैं हटा करके, रास्ते से हटा करके धीरे धीरे इस कुंभा के शासन के अंदर भी मैं अपना वो सर्वोच्च स्थान फिर से प्राप्त कर लूंगा। इसी सोच की वजह से एक दिन मौका दे करके और इस रणमल के द्वारा हत्या करवा दी जाती है राघवदेव सिसोदिया की। इस प्रकार से भाई लोगों ये एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। यह बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। देखिएगा रणमल ने हत्या करवाई राघवदेव सिसोदिया। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे भाई लोगों। राघवदेव सिसोदिया की हत्या करवा दी और इतनी सफाई के साथ करवाई, इतनी होशियारी के साथ करवाई कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, किसी को भी पता चलने नहीं दिया। लेकिन भाई लोगों कहते हैं कि हर इंसान की एक कमजोर कड़ी होती है। ए जगह रणमल जी हा, जगह दादाजी हा, दादाजी की भी थी एक प्रेमिका, इनकी भी थी एक कमजोर कड़ी जिसका नाम था भारमली। अब भारमली बड़ी प्रसिद्ध भाई, जगह जगह जटे भी जट भारमली बार बार आ जावे। तो ये जो भारमली थी, ये भारमली इस रणमल की प्रेसी थी। भारमली रणमल की प्रेमिका कह सकते हो, रणमल की दासी कह सकते हो। अब रणमल ने राघवदेव सिसोदिया की कर दी हत्या, किसी को कानो कान खबर नहीं। लेकिन कहते हैं कि भाई लोगों ए राजा रजवाड़ा जगम था जाने के दारोड़ा पिवर मारोड़ा गावे। और एक दिन की बात है कि ये रणमल जी शराब के नशे में सोमरस पीकर के मदमस्त हो रखे थे और उस समय काल में अपनी प्रेमिका या अपनी प्रेसी अब या अपनी दासी, अपनी जानो जान उस भारमली को बुलाते हैं और बुला करके उसे पूछते हैं कि भारमली तन ध्यान है कि राघवदेव सिसोदिया की हत्या कौन करी? जनबा कहवे के अंदाता मन गाय ध्यान जदि मेवाड़ का शासक राणा कुंभा नहीं कौन ध्यान के राघवदेव सिसोदिया की हत्या कौन करी? इधर मैं तो आगेजार एक दासी हूँ, एक आगेजार था कि चरणा की दासी हूँ और मेरे को इस बात का क्या पता कि इसकी हत्या किसने करवाई।
तब वहां पर वो सोमरस के नशे के अंदर मदमस्त हो रखा था। इसीलिए कहता हूं साथियों कि कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब से 1000 कोस दूर होना चाहिए, क्योंकि कब अर्थ का अनर्थ हो जाए, ये इस चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो इस टॉपिक से समझ सकते हो कि उस समय काल के अंदर ये रणमल आखिरकार उसे भारमली को दिल की बात बता देता है और उससे पहले पूछता है कि भारमली मैं तेरे को उस हत्यारे का नाम तो बता दूं, लेकिन तुझे मेरी सौगंध है, एक तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू ये बात किसी को नहीं कहेगी। भारमली क्यों साहब सौगंध खाऊं, कोई नहीं क्यों, आप बताओ तो यानी कि इस प्रकार से हत्या किसने की। तब ये उस भारमली को पूरी बात बताता है कि राघव देव सिसोदिया की हत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरा करता धरता विघ्न हरता, ये तेरा प्रेमी जिसका नाम है रणमल, मैं भी की हत्या करी हूं। ये बात जैसे ही पता चलता है इस भारमली को, भारमली मेवाड़ की बेटी थी और मेवाड़ की आन बान शान के लिए जीने वाली बेटी थी, उसी समय काल में उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वो सोचती है कि जिस थाली के अंदर इस रणमल ने खाया उसी थाली में इसने छेद किया। अरे मारवाड़ के शासक, तुझे यहां पर कितना मान सम्मान शानो शौकत इज्जत दी गई थी मेवाड़ के द्वारा, और आज तूने इस मेवाड़ के सबसे बड़े महायोद्धा को पीठ पीछे छुरा घूम करके हत्या की। इस प्रकार से भाई लोगों उसका स्वाभिमान जाग जाता है। कहते हैं कि इस रणमल के द्वारा बहुत सारी उसे सौगंध खुआकर की बात कही गई थी, लेकिन अगर कोई लुगाई ने कोई बात कह देवे कि देख तन मैं बात बताऊं, अब बात तू कोई ने कीजिए मत, तो बात कोई नहीं कौन के वे, और थोड़ी देर नहीं या मान लो कि आसपास का पूरा क्षेत्र का मन को कोई बंदो कौन बच्चे जगह नहीं बात को ठानी हुए। अब उसके थोड़ी देर बाद के अंदर पेट के माने उमड़ घुमड़ करवा लग जाए। अब बात भी के क्या खटावे, आखिर वो अपने सबसे प्रिय सखी के पास दौड़ करके जाती है और स्यों प्रिय जगी भी की डावड़ी ही जगी सखी भी के कने जा बिन कहवे कि देख डावड़ी मन कणा की या मां के मन अमुजनी उमले है, कणा की उमड़ गुमड़ हो रही है और मारा आप रोशियो का मिले मत ने एक बात बताना चाहूं, लेकिन देख तुम्हारी पक्की सहेली है, जना तना बात बता रही हूं पर तू आ बात कोई ने कीजिए मत। बाकी कोई नहीं कौन क्यों थारी होगा, जल्दी सी बता दावड़ी कहीं बात है। बाबी ने बतावे कि राघव देव सिसोदिया की हत्या कर बड़ा कोई दूसरा कोई नहीं, महाड़ाई है, महाड़ा यानी कि रणमल जी है, रणमल ने उनकी हत्या की है, लेकिन तो बात कोई ने कीजिए मत। इस प्रकार से बाजी की सखी ही बात सखी है, जगह आपका जगह पावना जी है या मान लो जगह आपका भरतार रहा जो सैनिक था, उसको वो बात बताती है और धीरे धीरे ये बात पूरे के पूरे मेवाड़ में फैल जाती है। पूरे मेवाड़ में जब ये बात फैल गई और आखिरकार ये बात धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते ये बात पहुंच जाती है मेवाड़ी सरदारों से ये बात पहुंच जाती है राणा कुंभा के पास। मेवाड़ी सरदारों को पता चला और मेवाड़ी सरदारों को जब पता चलेगा तब ये बात आखिरकार के अंदर जाएगी राणा कुंभा के पास। राणा कुंभा को जाकर के उन्होंने ये पूरी बात बताई और इस बात से पूरे के पूरे मेवाड़ी सरदार थे नाराज। राणा कुंभा ने इस बात का पता चला कि ये बात सबसे पहले किसने सुनी, तब बताया जाता है कि भारमली ने ये बात कही। तब वो भारमली को राणा कुंभा अपने महल के अंदर बुलाता है। मेरे साथियों यहां पर भी कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है और मोड़ कुछ इस कदर था कि जो भारमली थी, इस भारमली को दिलो जान से चाहता था रणमल। रणमल जी दिलो जान से चाहते हैं भारमली को, लेकिन भारमली दिलो जान से चाहते थे राणा कुंभा को। अगर मैं ये बात इस प्रकार से कहूं कि ये त्रिकोणीय प्रेम कहानी थी जिसमें रणमल चाहता है भारमली को, भारमली चाहती है राणा कुंभा को। अब भारमली की इतनी औकात नहीं थी कि वो कुंभा की सीधी जाकर के दासी बन जाए, इस प्रकार से उसकी मजबूरी थी कि वो रणमल की वहां पर दासी बनी हुई थी। अब आज पहली बार इस राणा कुंभा ने उसे अपने महल के अंदर बुलाया है। वो बंदी जो दिलो जान से कुंभा को चाहती थी, हमेशा कहा करती थी कि तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, तेरे बिना मुझे नहीं जीना और मैं तुम्हारी सब कुछ बनने के लिए तैयार हूं, काश आप मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार कर लो। आज पहली बार मौका था जब राणा कुंभा के सामने जाती है भारमली और वहां जाते ही जैसे ही कुंभा ने पूछा कि भारमली क्या ये बात सत्य है, तब वो पूरी की पूरी बात बताता है कि ये बात सत्य है और ये रणमल जी के द्वारा राघव देव सिसोदिया की हत्या की गई है। पूरी बात सुनने के बाद में कुंभा भारमली से बोलता है कि अगर ये बात सत्य है तो तुम मेवाड़ की बेटी है और इस राजा का एक छोटा सा काम कर दे और वो काम तुझे ये करना है कि तुझे रणमल की करनी है हत्या। ये जैसे ही बात बताई जाती है तब आपको पता है कि दिलो जान से चाहने वाली बंदी जिसको पहली बार ये आदेश हुआ था, उसने कहा कि आपको तो मैं आपके लिए जान हाजिर कर दूं और यहाँ पर तो जान लेने की बात है, अगर तय क्यों तो जान देने के लिए भी तैयार हूं। आखिरकार कुंभा का उसे आदेश मिलता है कि जा भारमली
जाकर के रणमल को जहर देकर के उसकी कर दे हत्या। वो बंदी आव देखिए ताव, वो रणमल जो उसे हजारों बार डायक्सर प्रेम के कहा हुआ था, उन सबको वो भूल जाती है। और आखिरकार ये भारमली सीधी दौड़ करके पहुंचती है रणमल के पास और रणमल को जाकर के जहर देती है और उसे जहर देकर के उसकी करती है हत्या। देखिए मेरे साथियों, भारमली जाएगी यहां से दौड़ करके, ये पैरों में चप्पल ही नहीं डालेगी, अटू सीधी दौड़ करके जावे रणमल जी के पास कि मेरे प्रियतम, मेरे करता धरता विघ्न हरता, मेरे सब कुछ, मैं तुम्हारे वास्ते बहुत ही प्यार से अपने हाथ से कुछ आपको पिलाना चाहती हूँ, कुछ खिलाना चाहती हूँ। इस प्रकार से उसने अपनी बातों में मोह माया जाल के अंदर वासना में पूरित करके और आखिर उसे दे देती है जहर। जहर देकर के की हत्या, जहर देकर के हत्या की। अब देखिएगा मेरे भाई लोगों, रणमल की मृत्यु होती है मेवाड़ के वहां पर दरबार के अंदर, मेवाड़ के उस चित्तौड़गढ़ के उस महलों के अंदर। लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि फिर कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है कि कुछ दिनों ही पहले मारवाड़ को, उस समय जब रणमल जी मेवाड़ में थे तो मारवाड़ को संभाल रहा था इस रणमल का एक पुत्र जिसका नाम था राव जोधा। और वो राव जोधा जिसने वहां पर मारवाड़ में सुन रखा था कि मेरे जो पिताजी हैं रणमल जी, वो वहां पर मेवाड़ के अंदर जहां जा रहे वहां पर परचम लहरा रहे हैं, जड़ देकर जड़े झंडा गाड़ रहा है और चारों तरफ आपकी कीर्ति फैला मिले। तब बेटे के मन में थोड़ी सी उत्सुकता जागी कि क्यों नहीं आप पापा चाल करके वहां पर नजदीक से देखेंगे, पापा क्यों झंडा गाड़ रहे हैं, क्यों मतलब आपकी कीर्ति फैला मिले। अब देखो मौके की नजाकत मेरे साथियों, उसी समय कुछ दिन ही पहले राव जोधा मारवाड़ से आता है मेवाड़। अब वो मेवाड़ में था जिस समय काल में इसकी रणमल की होती है हत्या। अब जैसे ही रणमल की हत्या हुई उसी समय काल के अंदर उसको सूचना मिली कि आपके पिताजी की हत्या हो गई। तो वो अचानक आश्चर्यचकित रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकी कि मेरे पिता की हत्या कैसे हो सकती है, क्या तो होगी, क्यों मेरे पिता की हत्या करने वाला कौन हो सकता है। तब उसे कहा गया कि हो सकता वो नहीं, हो सकती है, कि हो सकती वाली कौन है। तो कहा कि भारमली। ये भारमली कौन, क्यों साहब कहीं बताओ इसी बात को नहीं। फिर भी आपने पूछा तो आपको बताते हैं, आपकी प्राइवेट मम्मी यानी कि थांका जगह पिताजी है रणमल जी, उस रणमल की दासी, रणमल की दासी के बारे में जैसे ही बताया गया राव जोधा को, राव जोधा के पिता की मृत्यु होते ही राणा कुंभा ने अपने सिसोदिया सरदारों को आदेश दिया कि मेवाड़ का दरबार में जब तक भी राठौड़ ऊंचा पदों पर आता दिन बैठे ऐसो आराम कर रहा और जिन्होंने इन पदों का दुरुपयोग किया उनको किसी को भी नहीं छोड़ना, उन सबका कत्ले आम कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। उस समय काल में कहते हैं कि इन सभी राठौड़ी सरदारों ने वहां पर उद्घोष किया और उसे जोर जोर से इस राव जोधा को आगाह किया, उसे सूचित किया कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मार्यो जाए, थारो रणमल मार्यो जाए। इस प्रकार से उन्हें सावचेत करके और उन राठौड़ी सरदारों के द्वारा अपने स्वामी को बचाया गया और वहां से राव जोधा किसी प्रकार जान बचा करके भागने में हो जाता है सफल। इस प्रकार से ये राव जोधा मेवाड़ से भागा, लेकिन भागने का काम थोड़ी चल जाए। उस राणा कुंभा ने अपने चाचा कुंवर चूड़ा को पीछा करने के वास्ते भेजा। अब देखो आगे तो है जोध और ले रहे है चूड़ा, और चूड़ो तान ध्यान रहे कुंवारो कान है, और चूड़ो तान जाने के मेवाड़ का भीष्म पितामह है। कुंवर चूड़ा ने इसका किया पीछा, और कुंवर चूड़ा जब पीछा कर रहा है उस समय काल में मेरे साथियों ये दौड़ करके राव जोधा भाग रहा है मारवाड़, अपने मारवाड़ की तरफ भाग रहा है। मारवाड़ की राजधानी आप सबको पता है मंडोर। आगे जोधा और पीछे कुंवर चूड़ा। अब जोधा ने ठा पड़ गई कि ओ चूड़ो आज चूड़ी बड़ी कर रेसी ओ लेर छोड़ वालो कोनी।
इस वजह से मारवाड़ की सीमा में घुसने के बाद में उसने सोचा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, आज ये मेरी जान लेकर के रहेगा, इसलिए जब मंडोर जाऊंगा तो मैं खतरे में हूं। इसी वजह से भाई लोगों को मारवाड़ की सीमा में घुसने के बाद मंडोर नहीं जाता है, बल्कि मंडोर जाने से पहले ये बंदा अपना रास्ता बदल लेता है और इस प्रकार से ये राव जोधा ने रास्ता बदला और ये रास्ता बदल करके और ये पहुंच जाता है काहुनी गांव। काहुनी गांव मेरे भाई लोगों है बीकानेर के अंदर। काहुनी गांव कहां पर है? बीकानेर में। काहुनी गांव बीकानेर जाता है और वहां पर जाकर के लेता है शरण। कहते हैं कि इधर से ये कुंवर चूड़ा सीधा आता है और मंडोर के ऊपर कर देता है आक्रमण, और मंडोर के ऊपर आक्रमण करके और इस मंडोर के ऊपर ये कर लेता है अधिकार। यानी कि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का मेवाड़ पर भी शासन था और मारवाड़ पर भी शासन था। एक समय ऐसा आया जब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के ऊपर राणा कुंभा का शासन था और मारवाड़ का वास्तविक जो शासक है वो बैठा है काहुनी गांव बीकानेर में शरण लिए हुए। लंबे समय तक वे वहां पर रुकता है और इस प्रकार से नहीं होता है सर। तो इस प्रकार से जब ये काहुनी गांव बीकानेर के अंदर वहां पर शरण लिए बैठा हुआ था, उस समय काल के अंदर आखिर लंबे समय के बाद में उसको किसी प्रकार से कुछ बताया जाता है कि यहां पर रोया राज कौन मिले, बैठे बैठे काम कौन से रहे। इस जो ये प्रदेश है बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश, और इस जांगल प्रदेश के अंदर एक देवी रहती है जिसका नाम है करणी माता। साक्षात उस समय करणी माता थी। तो उसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने, उसके किसी शुभ चिंतक ने बताया कि आप करणी माता के पास जाओ और वहां जाकर के उनसे आप आशीर्वाद लो, तब आपको वापस राज मिलेगा। क्योंकि आपके पिताजी रणमल को भी राज देने वाली अगर कोई थी तो वो थी करणी माता। आखिरकार कहते हैं मेरे भाई लोगों, ये यहां से दौड़कर, ये राव जोधा यहां से दौड़ करके जाता है मां करणी के पास, और मां करणी से जाकर के वहां पर ये करता है विनती। और मां करणी से राव जोधा ने जो विनती की थी वो कुछ इस कदर थी मेरे साथियों कि करणी करणी मह कहूं हरणी विघन हजार, कि करणी करणी मह कहूं हरणी विघन हजार, चिंता मेटो चारणी निर्धारारा आधार, के सुख देणु और दुख मेटणु मां करणी रो नाम, के सुख देणु और दुख मेटणु मां करणी रो नाम, चरण शरण दे चारणी तुझे पुने पुने करूं प्रणाम, तुझे पुने पुने करूं प्रणाम। इस प्रकार से मेरे साथियों मां करणी से वो विनती करता है। मां करणी ने आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है राव जोधा, आप जाओ और जाकर के मारवाड़ के उस मंडोर के ऊपर आक्रमण करो और जीत तुम्हारी होगी। आखिरकार मां करणी का आशीर्वाद लेकर के जब ये यहां से रवाना होता है, तभी बीच रास्ते के अंदर मेरे साथियों, बीच रास्ते के अंदर इनकी मुलाकात होती है हड़बुजी सांगला से। हड़बुजी सांगला राजस्थान के एक लोक देवता हैं। राजस्थान के लोक देवता जब आप पढ़ोगे उसमें आएगा। हड़बुजी सांगला रास्ते में मिलन होता है राव जोधा का। तब वो राव जोधा हड़बुजी का आशीर्वाद लेता है और हड़बुजी ने उसे विजयश्री के रूप के अंदर अपनी कटार भेंट करते हैं। अपनी कटार भेंट करके विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से राव जोधा मां करणी व हड़बुजी सांगला का आशीर्वाद लेकर के और ये आक्रमण करता है मारवाड़ पर, और मारवाड़ के ऊपर आक्रमण होता है भाई लोगों 1453 ईस्वी के अंदर। 1453 के अंदर आक्रमण करके और आखिरकार इस मंडोर के ऊपर प्राप्त करता है विजय। और मेरे भाई लोगों 1453 के अंदर राव जोधा इस मंडोर या कह सकते हो कि मारवाड़ का बन जाता है पुनः शासक। इस प्रकार से मां करणी और हड़बुजी सांगला के आशीर्वाद से राव जोधा बन जाता है मारवाड़ का शासक, और मेवाड़ का जो शासक था अब तक वो है राणा कुंभा। एक तरफ राणा कुंभा, दूसरी तरफ राव जोधा, एक तरफ मेवाड़ दूसरी तरफ मारवाड़, दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए है तैयार। तो मेरे भाई लोगों, क्या ये डायग्राम आप लोगों के समझ में आ गया?
इससे आप अच्छी प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट देना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट घटना भारमली के द्वारा जहर दिया जाना, और ये जो जहर दिया गया था ये दिया गया था मेरे भाई लोगों 1438 ईस्वी में, यानी कि रणमल की मृत्यु 1438। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसी चैप्टर की आगे। क्या एक तरफ है मेवाड़ और दूसरी तरफ है मारवाड़। मेवाड़ का शासक राणा कुंभा और दूसरी तरफ मारवाड़ का शासक है राव जोधा, जो दोनों अब तक एक दूसरे के सबसे निकटतम रिश्तेदार थे। यानी कि एक तरफ मामा का बेटा, ये मामा का बेटा भाई लगता था, दूसरी तरफ ये बुआ का बेटा भाई था, और दोनों एक जगह एक साथ एक थाली में खाना खाने वाले दोनों भाई अब दोनों एक दूसरे के बन गए थे कट्टर दुश्मन। इस प्रकार से ये दोनों के बीच की जो दुश्मनी है, ये दुश्मनी दोनों के बीच विकराल रूप ले चुकी थी। यानी कि या तो रहेगा जोधा या रेसी कुंभा। अब जब ये दोनों एक दूसरे को मरने के लिए तैयार थे, उस समय काल में ये पूरा का पूरा दृश्य देख रही थी वो देवी जिस मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में प्रेम संबंध बनाए थे, जिसका नाम था हंसाबाई। वो हंसाबाई जो कुंभा की लगती है दादी और जोधा की लगा है बुआजी। आखिर वो जब देखती है तो उन दोनों को किसी प्रकार से दोनों को एक जगह बिठाती है, दोनों को बुला करके एक जगह बिठा करके समझाती है कि थादोनिया का मानो कोई भी मरसी तो थादोनिया को मरण को नहीं मरण मारो जैसी, क्योंकि एक तरफ मारो पोतो है, एक तरफ मारो भतीजो है, और आप अगर मेरी आंखों के सामने इस प्रकार से लड़ते हुए मर गए तो मारो तो बूढ़ा को बिगड़ जैसी, मारो जमारो ही पूरो को पूरो बिगड़ जाई। इस वजह से आप दोनों ही, मैं चाहती हूं अगर आप मेरी बात रखते हो तो दोनों एक हो जाओ और फिर से प्रेम संबंध बना करके बहुत अच्छी प्रकार से एक साथ आगे बढ़ो। तब दोनों क्यों एक काम करो, हंसाबाई आप जो कह दोगे हमें मंजूर है, आप भी हमारे दोनों के बीच के अंदर इस संधि का या समाधान कर दो। तब कहते हैं मेरे भाई लोगों, इस हंसाबाई के द्वारा परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई लोगों, इस हंसाबाई के द्वारा या कह दो कि हंसाबाई के सहयोग से इन दोनों के बीच में एक संधि कराई जाती है। अब देखो, जब हंसाबाई संधि करासी तो आप बड़ी देशी अंदाज में कराई, उन्होंने संधि कराई आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि 1453। याद रखना, राव जोधा ने मारवाड़ पर पुनः अधिकार भी 1453 में किया था, वहां का पुनः शासक भी 1453 में बना है, और 1453 में ही हंसाबाई के सहयोग से इन दोनों के बीच में होती है आवड़ बावड़ की संधि, जो इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध संधि है। और इस संधि के तहत हंसाबाई ने बहुत ही सिंपल तरीके से संधि की, और हंसाबाई बताती है कि देखो, एक तरफ है मेवाड़, मेवाड़ वो धरती है जहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है और वहां की जमीन भी उपजाऊ है, जहां पर आंवले के पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ है मारवाड़, वो मारवाड़ था जाने जटे बरसात हुए बहुत कम और जमीन भी इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है। इस वजह से बटे आंवला और आम को न्यूके बाकी बट कोरा का कोरा बौड़े हो गए, तो जटों बहुत ही ज्यादा सघन बबूल के पेड़, बौड़िया का पेड़ या बबूल के पेड़ जटों शुरुआत हुए वो मारवाड़ है, और जहां से आंवले के पौधे शुरू होते हैं वह है आपका मेवाड़। इस प्रकार से संधि को नाम दिया गया आवड़ व बावड़ की संधि। इसी के साथ मेरे भाई लोगों, उन्होंने उसके मध्य में एक सेंटर पॉइंट भी बनाया, एक केंद्र बिंदु भी बनाया, वो था सोजत सिटी। सोजत सिटी आप सब लोगों को पता है पाली के अंदर है, तो सोजत सिटी को दोनों का बीच का सेंटर पॉइंट बना करके एक तरफ मेवाड़ एक तरफ मारवाड़, आंवला मेवाड़ में और बौड़िया मारवाड़ में, इस प्रकार से संधि कहलाई आवड़ बावड़ की संधि 1453। अब संधि तो हो गई, लेकिन फिर भी कहा कि साहब विश्वास की अगर आपकी बड़ी दुश्मनी रियोड़ी है, इस प्रकार से जल्दी तो प्रेम संबंध बनेंगे नहीं। तब हंसाबाई ने कहा कि वापिस पुनः फिर से वो उसी प्रकार के प्रेम संबंध बनाने के लिए आवश्यकता है कि वैवाहिक संबंध या इस प्रकार से प्रेम संबंध जिससे स्थापित हो सके, इसलिए एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाए तो अच्छी बात है। इस राणा कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम था रायमल। बड़ा हो गया था, यानी कि सियाना हो गया था। दूसरी तरफ इस राव जोधा की एक पुत्री
बड़ी पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी। इधर रावजोधा की पुत्री भी बड़ी हो गई थी और इधर पुत्र रायमल भी विवाह के लायक था, और इसी वजह से हंसाबाई के सहयोग से इन दोनों का करवा दिया जाता है विवाह। और विवाह करने के बाद में कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार सगे संबंधी बन जाते हैं, और इस प्रकार इन दोनों के बीच में मधुर संबंध हो जाते हैं स्थापित। और अब तक जो चल रही थी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में दुश्मनी, वो दुश्मनी यहीं पर हो जाती है समाप्त, और मेवाड़ और मारवाड़ बहुत ही अच्छे प्रेम संबंधों के साथ में आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आई है वो है आवड़ बावड़ की संधि। किन किन के मध्य हुई थी? कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। संधि कराने वाली कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई के कुंभा क्या लगता है? पोता लगता है। जोधा क्या लगता है? भतीजा लगता है। और ये संधि कब हुई? 1453 में। संधि के साथ ही कुंभा का पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, और इन दोनों का करवा दिया जाता है विवाह। और विवाह के साथ ही इनकी दुश्मनी मिट करके और प्रेम संबंधों में बढ़ जाती है। और इस प्रकार से अब ये जो रायमल है, ये रायमल भी जो अब तक दुश्मनी की बातें किया करता था, वो भी श्रृंगार देवी से बड़े प्यार प्रेम पूर्वक बातें करने लग गया। और वो बड़ा दिलो जान से कहा करता था कि मेरा दिल एक मंदिर है, कि मेरा दिल एक मंदिर है और तुम उसकी एक मूर्त हो। मेरा दिल एक मंदिर है और तुम उसकी एक मूर्त हो। भगवान की कसम श्रृंगारी बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। साथियों, ये तो बात चल रही थी मेवाड़ व मारवाड़ की। अब आपके इस युद्धों का जो घटनाक्रम है उसके अंदर एक युद्ध आपका बचा हुआ है, वो मैं आपके कंप्लीट इसमें आज की क्लास में करवा देता हूं, और वो है मेवाड़ व गुजरात के बीच संघर्ष। मेवाड़ व गुजरात के बीच में संघर्ष। इसमें क्या होता है? इन दोनों के बीच का जो संघर्ष का प्रमुख जो कारण था, वो कारण था नागौर का एक शासक, नागौर का एक शासक जिसका नाम था फिरोज खान। इस फिरोज खान की हो जाती है मृत्यु। फिरोज खान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था। इस प्रकार से नागौर शासक फिरोज खान की मृत्यु के बाद में उसके पुत्रों के बीच में जब उत्तराधिकारी को लेकर के जब संघर्ष होता है, उस समय कहते हैं कि फिरोज खान की जो संतान थी, इनके उत्तराधिकारी के युद्ध के अंदर गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह वहां पर बीच में इंटरफेयर करा था, वहां बीच में प्रवेश करा था। वो चीज गलत थी। राजपुताने की जो किसी प्रकार का विवाद, उसको वहां पर समाधान करने के लिए गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन बीच के अंदर वहां पर हस्तक्षेप करा था। बस यही बात राणा कुंभा को नागौर गुजरती है, और राणा कुंभा आखिर इस नागौर के उत्तराधिकारी के संघर्ष को लेकर के वहां पर बीच में भिड़ जाता है, और उसकी सीधी लड़ाई होती है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से। भाई लोगों देखिएगा, एक तरफ मेवाड़, और मेवाड़ का शासक है राणा कुंभा, और दूसरी तरफ गुजरात, और गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह। ये जो लड़ाई होती है इसके अंदर आक्रमण करता है राणा कुंभ, और इस युद्ध को कहा जाता है चंपानेर का युद्ध। और ये चंपानेर का जो युद्ध है ये होता है 1456 ईस्वी में। 1456 के अंदर चंपानेर का युद्ध, जिस युद्ध के अंदर राणा कुंभा होता है विजयी, और कुतुबुद्दीन शाह इस युद्ध के अंदर होता है पराजित। इस प्रकार से राजपुताने की लड़ाई ने
जब गुजरात वाला सल्टाबाती आया तो उस समय मेवाड़ का शासक राणा कुंभा बीच में पड़ करके और आखिरकार गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को वहां पर अपना जगह दिखाता है, अपनी औकात दिखाता है। और इस प्रकार मेरे भाई लोगों ये कुंभा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह को भी कर देता है पराजित। अब कुतुबुद्दीन शाह हार गया, लेकिन हार नहीं मानी। और वो हार ऐसे कैसे मान जाता कि वो भी अपने आप को एक गुजरात का प्रतापी शासक समझ रहा था। अब वो वहां से दौड़ करके और उसे याद आता है कि इस राणा कुंभा ने 1437 के अंदर इसी प्रकार से मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को भी हराया था। इसी वजह से गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह दौड़ करके किसके पास जाएगा? मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों होते हैं एक जगह, और दोनों जगह एक जगह होकर के बात करते हैं कि देख तने बैठा है कि वहां पर तुम भी उससे युद्ध करने गया था, क्या हुआ, क्या हाल हुआ? तब वो उसे बोलता है कि जो तेरा हाल हुआ वो भी मेरा हाल हुआ। तो जब जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो क्यों नहीं फिर अपना हाल से हाल मिलाते हैं और दोनों मिलाकर के ताल से ताल मिलाकर के और राणा कुंभा का वर्चस्व करते हैं समाप्त। और इस प्रकार से उन दोनों को पता था कि एकला शांड कोल्डी कौन लागे, तो दोनों जना शांड एक जगह होकर के और उस कुंभा का वर्चस्व कर देते हैं समाप्त। इसी वजह से भाई लोगों मालवा और गुजरात दोनों हो जाते हैं एक स्थान पर। तो यहां पर है मालवा और साथ के अंदर है गुजरात। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के बीच में जो संधि होती है उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। राजस्थान के इतिहास के अंदर इस चीज को काफी बार पूछा जाता है। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर होती है और इन दोनों का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था राणा कुंभा के वर्चस्व, राणा कुंभा के वर्चस्व को समाप्त करना। इस प्रकार से दोनों ने सोचा तो बहुत अच्छा था। और ये 1456 के अंदर चंपानेर की संधि, चंपानेर गुजरात में है और गुजरात के चंपानेर नामक स्थान के ऊपर बैठ करके मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह दोनों आखिरकार में हो जाते हैं एक, और दोनों का लक्ष्य है राणा कुंभा के वर्चस्व को मिटाना। लेकिन मेरे साथियों ये राणा कुंभा है वो उस माई का, उस मातृभूमि का वो लाल था जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारता है और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, जो आखिरकार के अंदर इन दोनों बंधुओं को आखिर धूल चटाएगा। और धूल चटाएगा 2 साल के बाद। एक तरफ मेवाड़ का शासक राणा कुंभा और दूसरी तरफ मेरे साथियों मालवा प्लस गुजरात, दोनों आते हैं अलग अलग। एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और उसका साथ में दे रहा है कुतुबुद्दीन। यह राणा कुंभा के ऊपर आक्रमण, कुंभा आक्रमण नहीं कर रहा है, कुंभा के ऊपर आक्रमण हो रहा है दोनों तरफ से। और यह युद्ध होता है 1458 ईस्वी के अंदर। और इस 1458 ईस्वी के अंदर मेरे भाई लोगों मालवा, जो कि आपको पता है मध्य प्रदेश में आता है, और दूसरी तरफ गुजरात, तो दोनों दिशाएं अलग अलग है। और बीच में आ गया मेवाड़। एक तरफ से मालवा की तरफ से आक्रमण किया गया, एक तरफ गुजरात की तरफ से आक्रमण किया गया, यानी कि मेवाड़ को दोनों ओर से घेरा गया, दोनों तरफ से एक साथ आक्रमण किया गया, यानी कि मेवाड़ का पूरा वर्चस्व मिटाने की तैयारी थी। लेकिन भाई लोगों ये मातृभूमि का वो सच्चा सपूत, वो वीर योद्धा, वीरों का वीर राणा कुंभा, इन दोनों को दोनों दिशाओं के अंदर, मालवा के अंदर, मालवा की दिशा में महमूद खिलजी को और गुजरात की दिशा में कुतुबुद्दीन शाह दोनों को करता है पराजित। और इस प्रकार से अपनी विजय पताका लहराता है। इस प्रकार से राजपूताने के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने में राणा कुंभा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों की जो संयुक्त सेना थी वो संयुक्त सेना होती है इस युद्ध के अंदर पराजित। और पराजित होने के बाद में दोनों को पता चल गया कि ये बंदा हमसे हारने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दिन था
कुंभा की जिंदगी का, यह मेवाड़ के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन था कि जब एक ऐसे शासक ने दो दुश्मनों को एक साथ पराजित किया था। इसी वजह से मेरे भाई लोगों, कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर नामक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, बदनौर भीलवाड़ा, यहां पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता का मंदिर, इसका निर्माण कराया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया मेरे साथियों कि राणा कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में इस जीत की खुशी के अंदर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया? बदनौर भीलवाड़ा। बदनौर भीलवाड़ा में कौन सी देवी का मंदिर बनाया? कुशाल माता का। कुशाल माता का जो मंदिर बनाया गया था, यह किस जीत के उपलक्ष्य में? मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना के उपलक्ष्य में, और निर्माता था राणा कुंभा। आज मेरे भाई लोगों, आपने राणा कुंभा के जीवन काल की जो प्रमुख लड़ाइयां थी, जो प्रमुख घटनाएं थी, उनके बारे में पढ़ा। इस राणा कुंभा का जो प्रथम भाग है उसमें अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके आगे मैं आपको बता दूं कि राणा कुंभा की स्थापत्य, वो स्थापत्य जिसमें एक चारण कवि जिसका नाम है श्यामल दास ददवाड़िया, श्यामल दास ददवाड़िया ने बड़ा खूब लिखा है वीर विनोद नामक ग्रंथ के अंदर कि राजस्थान के टोटल 84 किलो में से 32 किलो का अकेला निर्माता राणा कुंभा था। इसी वजह से इस राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की कला का स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा, और इसकी स्थापत्य के बारे में, इसके संगीत ग्रंथों के बारे में और इसकी अन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।